उसमें कितने कोई चांसेस नेक्स्ट हो सकते हैं? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। जहाँ तक आपका तल्लक है, तो अब जब 2013 में आपको 5 साल पूरे हो जाएंगे, आप इंडेफिनिट स्टे के लिए अप्लाई कर सकेंगे। आपको लाइफ न्यू के टेस्ट पास करने की ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ तक आपके 2 बच्चे अभी जो पैदा हुए हैं, तो इनके लिए भी आप सेम टाइम में इंडेफिनिट स्टे के लिए अप्लाई कर सकेंगे। और जब इनको इंडेफिनिट स्टे मिल गया और आपको इंडेफिनिट स्टे मिल गया, आप जो है वो उसके 1 साल के बाद ब्रिटिश नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन आपके जो बच्चे इधर पैदा हुए हैं, ये आपको इंडेफिनिट स्टे मिलते ही ब्रिटिश नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकेंगे। जहाँ तक आपके फ्रेंड का तल्लक है, उसकी मेरिट्स पे है कि कोर्ट उसका क्या डिसीजन करती है। ज़्यादा बेहतर है किसी अच्छे बैरिस्टर को एंगेज करें और कोर्ट में जाकर केस फाइट करें, देखें आपके केस का क्या फैसला होता है। अगर किसी वजह से नहीं हो जाता है, आप इस केस को आगे कोर्ट ऑफ अपील में ले जा सकेंगे। कॉल का शुक्रिया। नाजरीन, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। हाँ, मैं ਇੱਥੇ 2000 ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ मैंने लैक्सी चलाया ਸੀਗਾ अपना केस। ठीक है। ਤੇ लैक्सी ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੌਰੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। अच्छा ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਡਿਸੀजन ਹੋ सकता है? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में जब आपके केस रिफ्यूज़ हुआ था लेगेसी में, आपने इमीडिएटली उसको हाई कोर्ट में ले जाना था, तो होम ऑफिस पे ट्रस्ट नहीं करना था। तो बहरहाल अगर उन्होंने लिखा है दोबारा रिकन्सिडरेशन के लिए, जो कि आमतौर पर वो करते नहीं है, लेकिन इंतजार करें, देखें इसका क्या जवाब आता है। लेकिन आमतौर पर अगर आपकी या किसी और की एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाए और अपील का राइट ना हो, उसको फौरी तौर पर आप हाई कोर्ट में ले जाया करें, या अगर किसी कोर्ट में ले जाया करें। अगर किसी कोर्ट में नहीं ले जाते हैं तो इसका मतलब है कि इमिग्रेशन वाले एनी टाइम आपको पकड़ कर वापस भेज सकते हैं। बहरहाल आपका अगर एप्लीकेशन आपकी दोबारा चली गई है और उन्होंने कहा कि हम कंसिडर कर रहे हैं, तो आप इसका इंतजार करें। मेरे ख्याल में चंद ही दिनों में या चंद ही वीक्स में आपके केस का फैसला हो जाएगा। तो अगर किसी वजह से नहीं होता है, आपके खिलाफ हो जाता है, तो आप इसको कोर्ट में ले जा सकेंगे। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। मेरे आपसे 3 क्वेश्चन है। मैं इस कंट्री में आया था 2007 में अच्छा। एज ए स्टूडेंट, लेकिन मेरी शादी हो गई है। मैंने इंडेफिनेट अप्लाई करना है नेक्स्ट ईयर जून में। अच्छा। तो मैं अपने इंडेफिनेट के बाद मैं ब्रिटिश पासपोर्ट कब कर सकता हूँ? और सेकंड क्वेश्चन ये कि मुझे लाइफ इन द यूके भी करना है और इंडेफिनेट अप्लाई करने के लिए, और उसके अलावा एक और दूसरा इंग्लिश टेस्ट है, वो भी करना पड़ेगा। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। जिस दिन आप पहली बात यह कि इंडेफिनिट स्टे अप्लाई करने के लिए आपको लाइफ इन यूके टेस्ट पास करना पड़ेगा। बस एक ही टेस्ट पास करना पड़ेगा और कोई पास नहीं करना पड़ेगा। और जब आपको इंडेफिनिट स्टे मिल जाए, जिस दिन आपको इंडेफिनिट स्टे मिले, उसके दूसरे दिन ही आप ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए, ब्रिटिश नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको वेट 1 साल का नहीं करना पड़ेगा। और जब आपकी नेशनलिटी हो जाए, जो कि महीने 2-1 महीने में हो जाती है, फिर आप एनी टाइम ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकेंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही टाइम हुआ एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। आप टीवी देखते रहिएगा। चंद ही मिनट में ब्रेक के उस पार आपसे फिर मुलाकात होती है। वेलकम बैक टू द शो। नाजरीन, हम कॉल्स का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहां पे मुनक़ता हुआ था। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी, मेरी छोटी छोटी 2 सवाल है। एक तो ये कि मैं यहाँ पे HSMP पे हूँ। मैं 2004 में एज ए स्टूडेंट आया था, फिर PSW और अभी HSMP। अच्छा। ये जनवरी 2004 की बात है। तो 2014 जनवरी में मेरे 10 साल पूरे हो जाएंगे और HSMP की भी एक्सटेंशन रहती है। तो अगर मेरी एक्सटेंशन हो जाती है तो मैं 10 साल की बेस पे इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। और दूसरा, मेरा बीवी का भी वीज़ा लगा है, तो लोग कहते हैं कि उसको 28 दिन के अंदर बुलाना पड़ेगा, 1 महीने के अंदर बुलाना पड़ेगा। तो ये बात सच है या जब मैं चाहूँ उनको बुला सकता हूँ, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद? थैंक यू। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। पहली बात ये है कि हाँ, जब आपको 10 साल पूरे हो जाएं, आप अप्लाई कर सकेंगे इंडेफिनिट स्टे के लिए। तो उसके लिए स्टूडेंट, पोस्ट स्टडी वर्क और जो HSMP, ये मिलाकर आपको 10 साल जब पूरे हो जाते हैं, तो 10 साल पूरे होने पर आप अप्लीकेशन कर सकेंगे। जहाँ तक वाइफ का तल्लक है, तो जितना जल्दी हो सके उनको बुला लें तो अच्छी बात है। चूँकि इमिग्रेशन वाले अगर कुछ देर बाद बुलाते हैं, 6 महीने के बाद, साल के बाद, फिर इमिग्रेशन वाले थोड़े सस्पिशियस हो जाते हैं और ये बहाने बनाना शुरू कर देते हैं कि जी आपकी शादी नहीं चल रही है, इस वजह से आपने बीवी को नहीं बुलाया। तो बहरहाल जितना जल्दी हो सके उनके बुला लें, तो मेरा आपको यही मशवरा है। कॉल का शुक्रिया। नाजरीन, देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो डॉक्टर साहब, सत श्री अकाल। जी, सत श्री अकाल। डॉक्टर साहब, मैं 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀ। ठीक है। ਦੇ ਵਿੱਚ ठीक है। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਲ ਆਈ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ 17 ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫਾਈਲ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਕੇ 17-18 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹਜੇ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ। ठीक है। ਮੈਂ ਫਾਈਲ ਭੇਜੀ, ਮੇਰੀ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਲੈਟਰ ਆਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅਕਤੂਬਰ ਚੱਲਣ ਡਈ ਹੈ। ठीक। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ?
जी आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में यही हो सकता है कि आपको अगर एक्नॉलेजमेंट आ गई है तो आप होम ऑफिस को चिट्ठी लिख दें या उनको फ़ोन करके पता करें कि आपके केस में डिले क्यों हो रहा है। तो आमतौर पर इस केस में इतनी ज़्यादा डिले नहीं होनी चाहिए थी, बहुत पहले आपका स्टे लग के आ जाना चाहिए था। बहरहाल आप होम ऑफिस को रिंग करें या फिर उनको आप चिट्ठी भी लिख सकते हैं। बहरहाल अगर फ़ोन करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कॉल का शुक्रिया। नाजरीन अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। जी फरमाइए। सर मेरे 2 क्वेश्चन है आपके। एक तो मैं ना अपनी जो क्रिसमस की छुट्टी होती है ना, क्या होती है? जो दिसंबर में छुट्टियां होती हैं कॉलेज में, ठीक है, क्या उसमें मैं इंडिया जाकर आ सकता हूँ? ठीक है, और क्या सवाल है? और जो हमारा कजन है ना, उसका अमेरिका में बिजनेस है, कि मैं यहाँ से अप्लाई कर सकता हूँ वहाँ? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। पहली बात यह कि हाँ, अगर छुट्टियों के दौरान आप कॉलेज मान लो, चूँकि कॉलेज तो बंद होता है, अगर आप इंडिया जाना चाहें तो बिल्कुल आप जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जहाँ तक अमेरिका का तल्लक है, अगर तो वो आपको स्पॉन्सर कर दे, आप विजिट के लिए तो जा सकते हैं। काम के लिए मुझे लगता है कि आपको एक स्पेशल परमिशन की ज़रूरत होती है, तो ज़्यादा बेहतर अपने कज़न को कहें कि वो वहाँ के किसी इमिग्रेशन सॉलिसिटर से पूछे, तो वो उसको बता सकेंगे कि क्या कर सकते हैं। तो यहाँ से आप बहरहाल इंडिया अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बात सुने, मेरे आपसे 2 क्वेश्चन है। मैं आज से 6 साल पहले आई थी यहाँ। अच्छा। मेरे साथ बेटा था, अभी वो बेटा 8 साल का हो गया, 6 साल हो गए उसे स्कूल जाते हुए। अच्छा। अभी एक सिंगल मॉम हूँ मैं, और एक मेरा बेटा अभी हुआ है, ब्रिटिश है वो, उसका पासपोर्ट भी आ गया। तो अभी मुझे बताएं मेरे लिए क्या बेहतर हो। मैंने कोई भी केस वगैरह नहीं अप्लाई किया हुआ, तो आपके प्रोग्राम में सुनती हूँ, तो प्लीज आप मुझे जरा तफसील से बता सकते हैं कि मैं क्या करूँ। मैं अभी फोन बंद करती हूँ तो टीवी पे आपका सुनती हूँ। ठीक है, ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। आपने असल में बहुत पहले अप्लाई कर देना चाहिए था अपने स्टे को रेगुलाइज करने के सिलसिले में। अब आपके सामने 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आप जो बच्चा यहाँ पे पैदा हुआ जो ब्रिटिश है उसकी बेस पे भी एप्लीकेशन कर सकती हैं, और दूसरा ये है कि आपको, चूँकि आप यहाँ पे 7 साल अगर पूरे नहीं हुए हैं तो होने वाले हैं, तो जब 7 साल यहाँ पे पूरे करें बच्चे के साथ, उस कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल हैं, तो किसी में भी आप एप्लीकेशन करना चाहें तो कर सकती हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो। जी फरमाइए। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ 2005 ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਯੂਰਪ ਰਾਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜਿਆ ਤੇ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਾ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਾਈਡ ਦਾ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ। पर मैं चाहना कि कोई रजिस्ट्रेशन करा के सारा कुछ करा के करा, पर मेरे को पेपर ना होने करके मैं चाहना कि किसी ना किसी तरह, बेशक मैं इंडिया ना जा सका, पर मैंने इतने काम करने की परमिशन जहाँ हो जाए, जहाँ कुछ ना कुछ इस तरह तरीका हो जाए। जी मैं समझ गया। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में गलती आपने ये की, जब 2005 में आए थे उसी वक्त आप अप्लाई कर देते। अगर उस वक्त अप्लाई किया होता तो आप लेगेसी में आ गए होते, चूँकि वो लोग जिन्होंने 2007 से पहले केस किए, अप्लाई किया, उन सबको स्टे मिल रहा है। गलती आपने ये हुई कि ना तो 5 में, ना ही 6 में, और ना ही 7 में अप्लाई किया। अगर अप्लाई किया होता तो बहुत पहले आपका स्टे हो गया होता, ये आपका होने वाला होता। बहरहाल आप कहते हैं डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा बेहतर है किसी अच्छे सॉलिसिटर से जाकर मिलें, उनसे जाकर बात करें, उनको पूरी बात बताएं, तो वो शायद बता सकें कि आप किसी कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाजरीन अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी फ्रेंड ने अप्लाई किया था स्टडी वीजा के लिए, उसका रिफ्यूज हो गया मेंटेनेंस पे। अच्छा। उसकी अपील हो गई है, लेकिन होम ऑफिस की तरफ से कोई भी नहीं आया। अच्छा। तो बस जज ने उससे सारे वो उसकी हिस्ट्री वगैरह जान के फिर उन्होंने बोला कि हम रिजर्व कर रहे हैं आपका डिसीजन, तो हम आपको रिप्लाई करेंगे 2 से 3 वीक में। अच्छा। तो मुझे सिर्फ ये जानना है कि जब होम ऑफिस नहीं आया तो सुना है कि जब उनकी तरफ से वीक हुए केस तो वो लोग फाइट के लिए नहीं आते हैं, तो ये बात ट्रू है? और दूसरा ये कि 3 वीक ही लेंगे या इससे पहले भी वो अपना जवाब भेज सकते हैं? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। ऐसी बात नहीं है कि अगर उनका केस कमज़ोर हो वो नहीं आते हैं, तो बात का ये होता है कि काफ़ी सारे केसेस लगे होते हैं तो किसी जगह पे वो नहीं भी आ सकते हैं, तो ऐसा भी होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अगर कोई होम ऑफिस का आदमी ना या उनका रिप्रेजेंटेटिव या उनका वकील अगर ना आए तो जज आपके हक में हर हालत में फ़ैसला करेगा। ये डिपेंड है कि जज केस की क्या मेरिट देखता है। बहरहाल अगर तो हेयरिंग हो गई है तो आमतौर पर 2-3 वीक में डिसीजन आ जाता है, बात का तो फ्यू डेज़ में ही आ जाता है। तो अगर हेयरिंग हो गई है, आपने रिक्वायरमेंट सारी की सारी पूरी कर ली हैं या कर ली थी, तो फिर तो आपको वीज़ा मिल जाना चाहिए था। बहरहाल आप वेट करें, देखें किसका क्या डिसीजन आता है। अगर किसी वजह से नहीं आता है तो आप अपर ट्राइब्यूनल
में अप्लाई कर सकेंगी। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मलक साहब मेरे 2 सवाल हैं। मेरा कजन है जो कि स्टूडेंट वीजे पे आया था और उसने 2011 जनवरी में एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया था। अच्छा। और अभी तक 10 महीने हो गए। एक तो पासपोर्ट होम ऑफिस में जवाब नहीं आया और 3 महीने के बाद उसके 10 साल पूरे हो गए थे। क्या वो सर्कमस्टांसेस चेंजेस के लिए वीजा दोबारा एप्लीकेशन कर सकता है या नहीं? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में उसने इमीडिएटली जो ही उसके 10 साल पूरे हुए उसने अप्लाई कर देना चाहिए था इंडेफिनिट स्टे के लिए। वो उसने बहुत गलती की, क्योंकि अब अगर किसी वजह से उसका केस रिफ्यूज़ हो जाता है या कॉलेज बंद हो जाता है या किसी और वजह से उसका केस रिफ्यूज़ हो जाता है तो वो 10 ईयर्स का स्टे पे उसको यहाँ पे स्टे नहीं मिलेगा। तो उसको कहें कि इमीडिएटली अगर उसने लाइफ इन यूके टेस्ट पास किया है इमीडिएटली, अब अगर उसका केस होम ऑफिस में पेंडिंग है, एक नई एप्लीकेशन होम ऑफिस की फ़ी के साथ जो कि 972 पाउंड है, इमीडिएटली अप्लाई कर दे कि मेरे 10 ईयर्स पूरे हो गए और मैं 10 ईयर्स की बेस पे अब मुझे स्टे चाहिए, तो मुझे यकीन है उसका 10 ईयर्स की बेस पे स्टे हो जाएगा। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरे आपसे 3-4 क्वेश्चन है। पहला सवाल ये है कि मैं जिस कॉलेज में आया था स्टडी के लिए, अच्छा, उस कॉलेज का लाइसेंस यूकेबीए ने कैंसिल किया और अब उसकी अपीलें खत्म हो के इस 30th को उसका खिलाफ फैसला आ गया, लेकिन हमें ऑफिशियली तौर पर कोई भी इतला नहीं मिली। अच्छा। एक दूसरी बात यह कि मैं अपने मेन कोर्स को करते हुए क्या मैं टॉप अप के तौर पर एमए कर सकता हूँ, और उस एमए की बेस पर अगर वो मेरा मार्च से पहले हो जाता है तो पोस्ट स्टडी वर्क के लिए मुझे क्या क्या और रिक्वायरमेंट करनी होगी, और दूसरी उस एमए जो टॉप अप एमए होगा क्या वो एमए और एमए ऑनर्स दोनों इक्विवेलेंट होंगे, और दूसरी बात अगर हमारा ये कॉलेज इसका बंद हो जाता है या लिस्ट से उतर जाता है तो उसके लिए हमें जब हम नए कॉलेज में जाएंगे क्या हमें इसी कॉलेज के वीजे पे हम जा सकते हैं या हमें नया वीजा अप्लाई करना है, उसके लिए बैंक स्टेटमेंट वगैरह क्या होंगी? जी आपके कॉल का शुक्रिया। असल में आपने शुरू में इस सिलसिले में थोड़ा होशियार हो जाना चाहिए था कि जो ही कॉलेज लिस्ट से हटता है इसका मतलब है होम ऑफिस के पेपर्स में वो कॉलेज बंद हो गया है, तो आपको होम ऑफिस वाले 60 डेज देते हैं कि 2 महीने के अंदर अंदर आप नए कॉलेज में एडमिशन लेकर होम ऑफिस को बता दें, और कोर्स आपका वही हो, कोर्स चाहिए ना हो, तो वो अगर बता देते हैं तो फिर आपका जो वीज़ा है वो वैलिड रहता है। तो अगर ये सिचुएशन होगी आपका कॉलेज काफ़ी अरसे से बंद है तो कहीं ऐसा ना हुआ हो कि आपका वीज़ा ही कैंसिल हो चुका हो, पहली बात ये चेक कर लें। दूसरी बात ये कि अगर आपका वैलिड वीज़ा है अभी तक और आपको होम ऑफिस ने वीज़ा कैंसिल नहीं किया है किसी वजह से, तो आप इमीडिएटली नए कॉलेज में एडमिशन लेकर होम ऑफिस को बता दें। उसके लिए आपको जो बैंक स्टेटमेंट वगैरह शो नहीं करना पड़ती है, सिर्फ एक लेटर ही काफ़ी होता है कि जी आपका कॉलेज बंद हो गया, आपने नए कॉलेज में एडमिशन लेकर अपने कोर्स चालू कर दिया। इस दौरान अगर आप कहीं से भी डिग्री कर लें कहीं भी से भी किसी भी यूनिवर्सिटी से कर लें डिग्री, तो ख्वाह जिस कोर्स को आप अटेंड नहीं कर रहे हैं इससे हटकर भी डिग्री कर लें, तब भी आप पोस्ट स्टडी वर्क उस डिग्री की बुनियाद पे अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो पढ़ते किसी कॉलेज में लेकिन ओपन यूनिवर्सिटी से डिग्री ले लेते हैं, और जब उनको डिग्री मिल जाती है तो उसकी बेस पे वो PSW अप्लाई कर सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था, 16 डेज हो चुके हैं लेकिन अभी तक इंटरव्यू कॉल नहीं आया है। अच्छा। और मेरा पहला ही ब्रिटिश पासपोर्ट है, तो कितना टाइम लगेगा? जी आपके कॉल का शुक्रिया। असल में एप्लीकेशन फॉर्म में लिखते हैं कि आपको पासपोर्ट कब चाहिए। अगर तो आप लिखते हैं कि मैंने जल्दी ट्रैवल करना है, 10 दिन बाद ट्रैवल करना है, 15 दिन बाद ट्रैवल करना है, फिर वो जल्दी बना के देते हैं, लेकिन मुझे लगता है आपने लिखा था कि आपका कोई प्रोग्राम नहीं जल्दी ट्रैवल करने का, लेकिन फिर भी आमतौर पर 3 से 4 वीक में उनकी तरफ से इंटरव्यू की डेट आ जाती है। अगर आप पहली दफ़ा पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो इंटरव्यू करके दूसरे तीसरे दिन आपका पासपोर्ट आ जाता है। मुझे लगता है कि और वीक एक में आपको इतला मिल जानी चाहिए। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे पास इंडेफिनिट स्टे है और पिछले साल मैंने इंडेफिनिट स्टे लिया है और अपने वाइफ और बच्चों का मैंने 2 साल का वीज़ा लगवाया था। ठीक है। डिपेंडेंट का। अब मुझे ये पूछना था कि मेरे 3 बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं। अच्छा। एक बच्चा पाकिस्तान में पैदा हुआ था, लेकिन वो भी जो पाकिस्तान में पैदा हुई वो भी 7 साल से यहाँ स्कूल जा रही है और उसकी उम्र इस वक्त 14 साल है। ठीक है। क्या मैं बच्चों को नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। जो बच्चे आपके यहाँ पे पैदा हुए हैं तो उनके लिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं जो ही आपको इंडेफिनिट स्टे हुआ, लेकिन जो पाकिस्तान में पैदा हुई है उसका माँ को जब इंडेफिनिट स्टे मिलेगा और जब माँ को नेशनलिटी मिलेगी उस वक्त वो माँ के साथ ही अप्लाई कर सकेगी। तो बहरहाल बाकी बच्चों के लिए आप अभी एप्लीकेशन कर सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन इसके साथ ही टाइम हुआ एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपसे फिर मुलाकात होती है। वेलकम बैक टू द शो। नाजरीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है जो काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा साहब आपसे एक सवाल पूछना था कि मैं ब्रिटिश सिटीजन हूँ और मैं पाकिस्तान में शादी करना चाहता हूँ, मगर जिससे शादी करना चाहता हूँ तो वो उसके ऑलरेडी 2 बच्चे हैं,
तो क्या उन बच्चों को भी वीज़ा मिल सकता है? और ये सवाल था मेरा, और बच्चे क्या इधर इंटाइटल हो सकते हैं बेनिफिट लेने के? जी आपकी कॉल का शुक्रिया जी। अगर इमिग्रेशन वालों को पता चल गया कि आपकी इंटेंशन इधर बेनिफिट्स लेने की है, उनकी इंटेंशन, तो उनको कभी ज़िंदगी भर वीज़ा नहीं मिल सकेगा। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि वो चूँकि सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ के पास बच्चों की नहीं है, इस वजह से काफ़ी मुश्किल होगा कि उनका बाप अगर उधर है तो अकेले बच्चों को नहीं आने देते हैं, अनलेस कि उनकी तरफ कोर्ट अगर उनको कोई कस्टडी देती है तो फिर उसमें कुछ चांस निकल आ सकता है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं अकरम बोल रहा हूँ आई वैकम से। जी अकरम साहब फरमाइए। अच्छा जी, मैं पूछना है कि मैं 2000 आया इस मुल्क की, ठीक है, शादी करके। ठीक है। तो मैं फिर वो हालात खराब हो गए। अच्छा। उस तो बाद फिर मैं केस जमा कराया, मैं 2003 केस जमा कराया। अच्छा। तो उस तो बाद होम ऑफिस जो केस चलना पिया, तो हूँ जो है ना उस शादी बेस पर मैं केस मुझे इंटर कराया था। अच्छा। तो वो केस चलना पे आ जाए, लेकिन उस केस में डिसीजन नहीं हुआ, लेकिन उन्हें 1 साल हो गया कि मैं पुलिस स्टेशन बुलाने और मैं साइन करना है। ठीक है। हूँ कम नहीं इजाजत भी नहीं देने, पहले मैं कम करना था तो ना आया था, ठीक है इजाजत ही कम कर सकता। ठीक है। इसमें भी कोई प्लीज कोई जरा एडवाइस दियो क्या करते। तो कोई बच्ची बच्चा है? कोई नहीं। कोई नहीं, बच्ची बच्चा कोई नहीं। ठीक है जी आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में शुरू में आप ओवरस्टेयर हो गए थे, इस वजह से प्रॉब्लम खड़ी होगी, लेकिन फिर भी अगर 2003 से आपका केस चल रहा है तो आपको स्टे मिल जाना चाहिए था और बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। ज़्यादा बेहतर आप होम ऑफिस को पुश करें और साथ अपने लोकल एमपी को भी कांटेक्ट करें ताकि वो होम ऑफिस को कांटेक्ट करे कि जितना जल्दी हो सके आपको स्टे दे दें। आपकी शादी की बेस पे आए थे तो अब मिसेज के साथ रह रहे हैं, आपके केस का जल्दी फैसला हो जाना चाहिए। इतनी ज़्यादा देर नहीं इसमें लगनी चाहिए थी। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। क्या हाल है आपके? जी ठीक है, फरमाइए। मुझे एक क्वेश्चन पूछना था कि मैं 2007 में मैंने HSMP लिया था यहाँ पर, और मेरी मिसेज ने मुझे ज्वाइन किया था 2008 में। और 2 बच्चियां यहाँ माशाल्लाह पैदा हुई हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर मैंने 2012 में मैंने इंशाल्लाह जो है इंडेफिनेट लीव टू रिमेन के लिए अप्लाई करना था। मुझे ये पूछना था कि अगर मैं इंडेफिनेट के बाद बच्चियों को और मिसेज को पाकिस्तान भेजता हूँ तो क्या कोई खास कोई पॉलिसी है होम ऑफिस की कि वो 3 मंथ से ज्यादा नहीं रह सकते पाकिस्तान, 90 डेज से ज्यादा नहीं रह सकते? और सेकंड चीज ये पूछना थी डॉक्टर साहब के मिसेज का मेरा पासपोर्ट जो है, जो ब्रिटिश पासपोर्ट है, वो इंशाल्लाह 1 साल के बाद आएगा या सेम मेरे साथ ही वो अप्लाई कर सकती हैं? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में जब उनको इंडेफिनिट स्टे मिल जाए वो जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर है यूके में से बाहर 3 महीने से ज़्यादा ना रहें, चूँकि फिर वो ब्रिटिश नेशनलिटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगी। तो बहरहाल मेरा ये मशवरा है कि सबसे पहले आपकी वाइफ और आपके बच्चे नेशनलिटी ले लें, उनके बाद बेशक उनको भेजें। उनसे पहले अगर भेजेंगे तो फिर वापस नेशनलिटी के ट्रैक पर आने के लिए काफ़ी देर लगती है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मलिक साहब मुझे 2 सवाल पूछने हैं। जी। मेरा पहला सवाल है, मेरा हस्बैंड को यहाँ आके 8 साल हो गया, बाद में मैं 4 साल के बाद आई। अच्छा। नेक्स्ट ईयर हमने वुमेन राइट पे अप्लाई किया है। मेरे 3 बच्चे हैं, एक बच्चा साथ में लेके आई हूँ और 2 यहाँ के बॉर्न हैं। ठीक है। तो होम ऑफिस ने हमको रिफ्यूज किया था, मगर बोला कि यहाँ से आप नहीं जा सकते, यहाँ रह सकते हैं, मगर अपील का राइट भी नहीं दिया। उसके क्या चांसेस है? और दूसरा सवाल ये है कि हमको मैफ मदद कर रही है, तो हमको जो चिल्ड्रन सेंटर उसने बोला कि आप बेनिफिट क्लेम कर सकते हो बच्चों के, तो क्या जी हम कर सकते हैं बेनिफिट क्लेम? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। जहाँ तक पहले सवाल का ताल्लुक है, मुझे लगता है कि आपने असाइलम भी क्लेम की हुई है और अगर किसी वजह से आपका केस रिफ्यूज़ हो गया था तो आप उसको आगे कोर्ट में, अगर अपील का राइट नहीं मिला, आप इसको हाई कोर्ट में ले जाएं। तो अगर आपका कोई केस नहीं चल रहा है तो फिर बेनिफिट्स मिलने आपके लिए खासा मुश्किल होंगे। ज़्यादा बेहतर है इस केस को आगे कोर्ट में ले जाएँ। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी सर आपसे मैंने पहले भी बात की थी, मैंने आपसे पूछना है कि कॉलेज की क्लासें हो रही हैं और 30 तारीख को उसके खिलाफ ऐसा है, और हमने ना तो कॉलेज में रिटर्न में दिया कि मतलब कॉलेज लिस्ट से उतरा हुआ है, और ना ही हमें होम ऑफिस की तरफ से कोई इतला ये कि आपका वीजा कैंसिल है, तो हम कैसे इसको चेक कर सकते हैं? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में वो कहते हैं ना मुश्तरी होशियार बाश, तो आमतौर पर पता चल जाता है स्टूडेंट्स को। तो जो लिस्ट है होम ऑफिस की, वो जो वेबसाइट के ऊपर, उसमें चेक कर लीजिए कि वहाँ चेक कर लिया करें, वहाँ से पता चल जाता है कौन से कॉलेज लिस्ट के ऊपर है, कौन से कॉलेज हट गए। तो अगर कॉलेज हट जाए तो वैसे कॉलेज की ड्यूटी है कि वो स्टूडेंट्स को बता दे, लेकिन आमतौर पर नहीं बताते हैं क्योंकि उन्होंने पैसे लेना होते हैं। तो लिहाजा स्टूडेंट खुद ही होशियार हुआ करें, और जो ही कॉलेज बंद हो तो 2 महीने के अंदर अंदर एडमिशन लेकर नए कॉलेज में हम उसको इन्फॉर्म करना ज़रूरी होता है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए।
फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। मलिक साहब, मैं वियाना बात कर रही हूँ। मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। मैं फिर फोन रख दूंगी, फिर टीवी पे आपका जवाब सुन लूंगी। जी फरमाइए। मेरा सवाल ये है कि 3 वीक पहले मेरे हस्बैंड ने नेशनलिटी अप्लाई की थी। अच्छा। तो उनको वीजा मिले 1 साल हो गया था। उनको लेगसी में वीजा मिला था। ठीक है। और उसके बाद उससे पहले उनका लेगसी वीजा मिलने से पहले उनका कोई केस नहीं लगा हुआ था, वो इलीगल थे। अच्छा। तो अब हमने 3 वीक पहले नेशनलिटी अप्लाई कर दी, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह ला के जो भी पेपर थे भेज दिए। अच्छा। आपसे पूछना था कि उनको क्या नेशनलिटी मिल जाएगी। और दूसरा जो हमें लेटर आया उसके ऊपर लिखा है एप्लीकेशन मिल गई है और डॉक्यूमेंट्स जो मिले हैं वो लिखे हैं, डिटेल लिखी है उसकी। ठीक है। और फिर उसके ऊपर लिखा है कि एप्लीकेशन टाइप जो है वो AN6 और आगे ब्रैकेट में 1 डाल के लिखा हुआ 1। ठीक है। नंबर 1। तो बस यही पूछना था आपसे, ये बता दें प्लीज कि उनको क्या नेशनलिटी मिल जाएगी। वो 1 साल पहले उनको वीजा मिला है, उससे पहले वो। जी मैं समझ गया। ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में नेशनलिटी के लिए 2 रिक्वायरमेंट्स होती हैं। पहली ये कि इंडेफिनिट स्टे मिले हुए 1 साल हो जाए, और दूसरी शर्त ये होती है कि पिछले 5 साल में आप यूके में लीगल तरीके से रहे हों। तो अगर वो पिछले 5 साल से यूके में लीगल तरीके से नहीं रहे तो फिर नेशनलिटी मिलने के ज़्यादा चांसेस नहीं है। अब पता नहीं उन्होंने लेगेसी में कब अप्लाई किया था, जिस दिन उन्होंने लेगेसी के लिए अप्लाई किया था वहाँ से वो लीगल तस्वर किए जाते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, नमस्ते जी। जी नमस्ते जी, मेरे को ये पूछना है, मेरे को 6 साल हो गए इस कंट्री में। मैं 6 महीने के वीजे पर आया था तो ओवरस्टे हो गया था। अच्छा। तो इधर ब्रिटिश लड़की के साथ मैंने अभी शादी की है। वैसे हम पहले अनमैरिड ही रहे हैं, 4-5 साल इकट्ठे रहे हैं, हमारे पास वो सारे प्रूफ वगैरह हैं। अच्छा। तो मेरे पास 1 साल का बेबी है और अभी हमको क्या करना चाहिए? मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर तो आप 2 साल से ज़्यादा रहे हैं इकट्ठे और आपकी बेबी भी यहाँ पे है तो फिर आपको स्टे मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो जितना जल्दी हो सके तो आप एप्लीकेशन कर दें होम ऑफिस को, तो कर सकते हैं। ये सारे प्रूफ साथ लगाएं, चूँकि आपका बच्चा भी है और 4-5 साल से रहते रहे, आपके काफ़ी चांसेस है आपको यहीं से स्टे मिल जाए। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। मैं स्कॉटलैंड से बोल रही हूँ। मेरे 2 सवाल हैं। जी। पहला मेरा सवाल है कि मेरे हस्बैंड 2005 में वर्क परमिट पे यूके आए थे। अच्छा। तो 2007 में हमारी शादी हुई, तो अगस्त 2007 में मैं पाकिस्तान से यहाँ डिपेंडेंट वीजे पे आ गई थी। ठीक है। तो मेरे हस्बैंड का 4 साल का वर्क परमिट लगा था। अच्छा। तो उसके बाद हमने एक्सटेंशन भी करवाई, 2.5 साल की हमारे एक्सटेंशन हुई 4 साल के बाद। ठीक है। फिर मेरे हस्बैंड का, यानी हम तीनों ने फिर उसके लिए इंडेफिनेट के लिए अप्लाई कर दिया था। ठीक है। तो हमारा इंडेफिनेट लग गया। तो अब मेरे हस्बैंड ने उसके बाद ब्रिटिश के लिए अप्लाई किया, उनका ब्रिटिश पासपोर्ट बन के आ गया है। ठीक है। तो मेरे 2 सवाल हैं, क्या मैं ब्रिटिश के लिए अप्लाई कर सकती हूँ? अच्छा। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि मेरा बेटा पैदा हुआ था, वो हमारे इंडेफिनेट लगने से पहले पैदा हुआ था। ठीक है। तो क्या उसकी वो ब्रिटिश के लिए, यानी उसका ब्रिटिश पासपोर्ट आ जाएगा या उसकी सरमनी या नेचुरलाइजेशन होगी? तो आपको इंडेफिनिट स्टे मिल गया है? जी, मुझे इंडेफिनिट स्टे मिल गया है। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। जहाँ तक आपका ताल्लुक है, चूँकि आपके हस्बैंड आप ब्रिटिश नेशनल हैं तो आपको यूके में आए हुए 3 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है, लिहाजा आप एनी टाइम ब्रिटिश नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकती हैं। और जो बच्चा आपका यहाँ पे पैदा हुआ है तो उसके लिए आप ब्रिटिश नेशनलिटी एनी टाइम अप्लाई कर सकते हैं, और जो अगर बाहर पैदा हुए थे उसके लिए भी आप नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। यानी आप सभी जो हैं फैमिली मेम्बर्स वो आप नेशनलिटी के लिए अप्लीकेशन कर सकते हैं। तो अगर आप करना चाहें तो कर लें। कॉल का शुक्रिया। नाजरीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। नाजरीन इसके साथ ही मुझे बताया गया है कि आज के प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हुआ चाहता है। तो नाजरीन, वो नाजरीन जो कि दिवाली मना रहे हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरी तरफ से दिवाली की पेश की बहुत बहुत मुबारक। तो मैंने कोशिश की कि जितनी ज़्यादा कॉल ले सकता था ले, लेकिन फिर भी अगर किसी की कॉल नहीं मिल सकी तो अगले संडे की सहपहर में इसी वक्त यहीं पर होऊंगा। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। रब रखा।